अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ और आज की अच्छी बात यह है कि कौमों की ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल आते रहते हैं, लेकिन कौमों को उनका मुकाबला करना आना चाहिए। अब होता क्या है, सबसे बड़ा और अहम मसला ये होता है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो कौमें, हम सब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो कोरोना का मसला है, जो कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया ने उससे लड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह के इक़दाम किए हैं, कौमें कर रही हैं, मुमालिक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मिन हैसुल कौम घबराएंगे, डर जाएंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर जो कौमें मुश्किलात का हल ढूंढना चाहती हैं, मुश्किलों से निकलना चाहती हैं, वो उसका हल भी तलाश करती हैं और साथ साथ वो मुश्किलों से जान भी छुड़वा लेती हैं। लेकिन कैसे? हम सबको मिलकर मजमूई तौर पर हमें काम करने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है, मसाइल से नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो सबसे बढ़कर है वो है संजीदगी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, किसी भी मामले को लेकर, किसी भी इशू को लेकर, तो आप उस मसले का हल मिन हैसुल कौम निकाल सकते हैं और पूरी जो सोसाइटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेना चाहिए। इसमें हुकूमतों का भी किरदार होता है, इसमें मेरा और आपका भी किरदार होता है, क्योंकि हम यहाँ के बाशऊर शहरी हैं जिसको हम सब मिलकर एक कौम बनाते हैं, एक मुआशरा तश्कील देते हैं। तो हम सब ने अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना भरपूर किरदार अदा करना है ताकि हम तमाम मुश्किलात से निकले और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त कोरोना है उससे भी कम से कम जो है वो हमारा डिज़ास्टर हो सके, हम अपने आप को प्रिवेंट करके रखें। तो जहाँ कोरोना की बात हो रही है, आपको बताएं कि पाकिस्तान में भी कोरोना का खौफ यकीनी तौर पर मंडला रहा है। अगर दफातर हो, बाजार हो, घर हो, तमाम जगहों पर एहतियात करने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से भरपूर तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ अगर सिंध की बात की जाए तो 50 केसेस में जो है वो तस्दीक हुई थी, टेस्ट किए गए थे। उसके बाद जो केसेस की तादाद है, मज़ीद जब टेस्ट किए गए ईरान से जो लोग आए थे उनके, तो 150 के करीब ये तादाद पहुंच गई है। मुल्क भर में अगर मजमूई तादाद की बात की जाए तो 184 केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको बताएं कि एकदम से जब खबर आई तो ये लोग कहाँ से आए? तफ्तान से ये आए थे, इनको लाया गया, बॉर्डर पर इनको रखा गया, क्वारंटाइन किया गया, लेकिन उसके बाद जब ये वापस सिंध पहुँचे हैं वहाँ इनके दोबारा टेस्ट हुए हैं। जब दोबारा टेस्ट हुए हैं तो पता चला कि ये जो है कोरोना इन्फेक्टेड हैं। 293 अफराद थे इस काफिले में जिनके टेस्ट किए गए। अब इन लोगों में से कुछ और लोग भी हैं जिनके नताइज आना बाकी हैं, लेकिन अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी जन्म ले रहा है कि जनाब, ये जो पहले वहाँ पर इनकी इंस्पेक्शन हुई, वहाँ इनके टेस्ट किए गए, वहाँ इनकी स्क्रीनिंग हुई, तो ये वहाँ से आए कैसे, यहाँ पर पहुँचे कैसे? क्या वहाँ पर अमल सही नहीं हुआ? और फिर क्या सूबाई हुकूमतों के दरमियान राब्तों का फुकदान है, ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे, या जो दावे हो रहे हैं कि तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, क्या ऐसा नहीं है? सवाल ये भी उठ रहा है कि तफ्तान से आते वक्त जब सखर वो लोग आए तो वहाँ पर भी टेस्ट नहीं किए गए। अब ये तमाम अफराद अगर सेहतियाब थे तो फिर रीटेस्ट करवाने पर पॉजिटिव क्यों आ गए? और तो और अगर ये रीटेस्ट ना होते तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको वेलकम करते हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सखर पहुंचने वाले जो अफराद थे उनमें 119 लोगों का जो है टेस्ट वो पॉजिटिव आया है, तो जो 293 लोग हैं उनके भी नताइज आ चुके हैं, उनकी क्या अपडेट्स है अब तक? यानी सखर में जो कल रात तक हुए हैं टेस्ट, वो 234 अफराद के हुए थे जिनकी रिपोर्ट्स आ गई थी, और इन 234 अफराद में से 119 अफराद का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। तो ये काफ़ी तशवीशनाक शरह है और तकरीबन 50% से ज़्यादा बनती है। और मज़ीद कुछ लोगों के टेस्ट अभी रहते हैं और उसके साथ साथ मज़ीद काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी ईरान से ताफ्तान से सखर पहुंचना है।
तो हमारी तो कोशिश है कि जल्द से जल्द ये तमाम अफराद पहुँचें और उनके जो टेस्ट हैं वो हम उस मरहले से गुजरें, और उसके बाद जो पॉजिटिव जिनका आ गया है उनको हमने आइसोलेशन में रखा है। उनका तो सईद गनी साहब, ये हुआ क्या जब इनको तफ्तान से लाया गया तो वहाँ पर इनके जो टेस्ट किए गए वहाँ पर इनके टेस्ट क्यों पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव आए, और ये फिर वहाँ पे से सक्कर पहुँच भी गए? ऐसा क्या हुआ, कहाँ कोताही हुई है? देखिए, टेस्ट लेना एक अलग इशू है। जो क्वारंटाइन में रखना होता है वो इनको अलहदगी में रखा हो जाता है, आइसोलेशन में होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, इनके साथ किसी का राब्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जिस अंदाज में ताफ्तान पे जो क्वारंटाइन कैंप्स लगाए गए थे वो इंतहाई नामुनासिब थे और जो उसके बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके ख़िलाफ़ थे। वो हमने जो मुख्तलिफ वीडियोस देखी उसमें ये तमाम अफराद जो ताफ्तान पे रखे गए वो एक दूसरे से मिलते रहे, उनको मिलने की आज़ादी थी, वो साथ बैठ के खाने खाते थे और बिल्कुल जिस तरह कोई इकट्ठे फैमिलीज रहती हैं उस तरह वो रहते रहे। तो अगर इस अंदाज में आप क्वारंटाइन में लोगों को रखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। मैं तो समझता हूँ कि बजाय इनको ताफ्तान में रखने के अगर इनको बराह रास्त सूबा सिंध के हवाले कर दिया जाता या पंजाब वालों को पंजाब भेज दिया जाता तो शायद इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्शन उनको ना होता और वो इन्फेक्टेड नहीं होते। लेकिन बहरहाल ताफ्तान में जो कैंप लगाया गया था उस कैंप से फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है और उसकी वजह से ज़्यादा लोग। अब ये तो सईद गनी साहब बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ईरान से वापस आए और फिर मुख्तलिफ सूबों में चले गए हैं। खुदा न खास्ता अगर ये लोग आते हैं, अगर खदशा इसी तरह का मौजूद होता है, जिनके टेस्ट दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, तो ये मामला तो बहुत संगीन है। सिंध में हो चुके हैं, लेकिन और ये लोग कहाँ गए हैं? अगर वो खुद से नहीं जाते स्क्रीनिंग के लिए तो ये तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो जाएगी। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि ये जो वायरस है वो सिर्फ ईरान से आने वाले लोगों तक महदूद नहीं है। हमारे पास कराची में जो केसेस हैं उसमें कुछ ईरान से आने वाले अफराद हैं, कुछ सऊदी अरब से आने वाले अफराद हैं, कुछ सीरिया से आने वाले अफराद हैं और एक आधा केस ऐसा भी है जो बरतानिया से और अमेरिका से भी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कहना कि तमाम सिर्फ ईरान से आने वाले अफराद जो हैं वो इस वायरस को फैलाने का सबब बन सकते हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें दीगर ममालिक से जो लोग आए उनके लिए उन्होंने भी ये वायरस यहाँ लेकर आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग एक मखसूस दौरानिए में मुख्तलिफ ममालिक से ट्रेवल करके पाकिस्तान पहुँचे हैं, क्या उन लोगों को हमने ट्रेस किया है, उनके टेस्ट किए हैं? तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सूबा सिंध के अलावा ये काम मुझे किसी और सूबे में नज़र नहीं आया। अल्लाह करे उन्होंने किया हो, अल्लाह करे कि वहाँ से कोई शख्स पॉजिटिव ना निकला हो, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई है उसमें यही है कि सूबा सिंध से ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो कराची से 30 अफराद जो हैं वो ऐसे मिले हैं हमें जिनके अंदर कोरोना वायरस पाया गया है और ये 30 के 30 अफराद जो हैं उनमें कुछ शायद 20-22 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनका कोई ट्रैवल का रिकॉर्ड है और 8 अफराद ऐसे हैं जो लोकली जिनके अंदर ये ट्रांसमिट हुआ है। इसका मतलब है कि जो लोग आए बाहर से उनमें से इनको ट्रांसमिट हुआ है। तो अब ये सिर्फ सूबा सिंध में लोगों का निकलना या कराची और हैदराबाद से कुछ लोगों का निकलना, बाकी जगहों पे सामने ना आना, ये तशवीशनाक बात ज़रूर है। इससे ये खदशा पैदा होता है कि शायद बाकी सूबों ने इस अंदाज में संजीदगी के साथ उन लोगों को फॉलो नहीं किया जिनको हमें करने की ज़रूरत थी। अच्छा सईद गनी साहब, कल ये भी कहा सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान और पंजाब से ज़मीनी राब्ता सिंध का मुनक़ता कर दिया जाए। क्या पेशरफ्त हुई है उस पर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? और साथ ही ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से जो इक़दामात कर रही है, वफाकी हुकूमत का ताउन मुमकिन है, इस पर मुतमईन है आप लोग? जो भी वफाक कर रही है इस पर आप लोगों के साथ? देखिए, वफाकी हुकूमत के जहाँ तक ताउन की बात है तो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वफाकी हुकूमत ने हमें सिर्फ 500 जो टेस्ट करने की किट्स होती हैं वो हमें भेजी हैं और हमने खुद से 10,000 किट्स अरेंज की हैं और मज़ीद भी हम प्रोक्योर करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे और आइटम्स थे जो खुद प्रोक्योर किए हैं।
NDMA को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, उन्हें हमने लिख के भेजा है कि हमें क्या क्या आइटम्स दरकार हैं और कितना पैसा किस किस हॉस्पिटल्स के लिए हमें ज़रूरत है। फ़िलहाल इस ख़त का हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत हमारी मदद नहीं भी करेगी तब भी हम अपना काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल इशू है, एक बड़ा कौमी मसला है, इस पर वफाकी हुकूमत को मदद हमारी करनी चाहिए और तमाम सूबों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरा सवाल आपका था कि रास्ते बंद करने की बात है, जी देखिए हमने ना चाहते हुए भी बहुत नापसंदीदा फैसले किए, जिसमें पहला हमने स्कूल्स बंद किए और गर्मियों की छुट्टियां जो होती हैं वो पहले कर ली। उसके साथ साथ हमने मैरिज हॉल्स बंद कर दिए, सिनेमाज हमने बंद कर दिए हैं और जहाँ जहाँ इज्तिमा होते हैं उन पर पाबंदी लगा दी है, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अगर इन तमाम इक़दामात के बावजूद भी हम ये महसूस करें कि चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और खुदा न खास्ता ऐसा ख़तरा पैदा हो कि ये चीज़ें जो इस वक्त आज हमारे कंट्रोल में हैं कल हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएं, तो हमें कुछ और सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी इक़दामात करें वो सोच समझ कर करें और अपने शहरियों को एतमाद में लेकर और वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों को भी हम एतमाद में लेकर करें। ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं, इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, कोरिया है, चाइना है, उसके साथ साथ ईरान है, इन तमाम ममालिक ने वो फैसले किए हैं जो बहुत सख्त है, लेकिन वो उस वक्त किए गए जब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई। सही। आज अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल हालात हमारे कंट्रोल में हैं। हमें बहुत सारे इक़दामात आज करने की ज़रूरत है ताकि हम उन हालात तक ना पहुँचें जिन हालात में आज इटली है, जिन हालात में आज ईरान है, जिन हालात में आज स्पेन है, जिन हालात में आज फ्रांस है, जिन हालात में आज कोरिया है। तो अगर हमने ताख़ीर की और वो इक़दामात नहीं किए तो खुदा सा हो सकता है कि हम देर कर दें और फिर वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो बड़े बड़े ममालिक। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई दे रही है सिंध हुकूमत यहाँ, बिल्कुल इस पर आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तशवीशनाक बात यही है कि आखिरकार ये जो लोग आए तफ्तान से सखर पहुंचने वाले जो लोग थे जिनको टेस्ट किया गया लेकिन उनके मस्बत टेस्ट नहीं आए, सखर पहुंच के उनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ऐसा कैसे हुआ? बात करेंगे। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है। वेलकम टू द शो लियाकत शाहवानी साहब। सबसे पहले तो सवाल यही कि जब ये जो 119 अफराद हैं इनके टेस्ट सखर में पॉजिटिव आ गए, वहाँ जब इनको टेस्ट किया गया तफ्तान बॉर्डर पर और क्वारंटाइन किया गया इनको वहाँ पे, तो वो पॉजिटिव नहीं आए, क्या मामला रहा? क्या दुरुस्त अंदाज में टेस्ट नहीं किया गया, स्क्रीनिंग नहीं हो रही, चेक नहीं किया जा रहा, या फिर क्या मामला है? जी रमशा, 4600 अफराद जो क्वारंटीन सेंटर में थे उनकी स्क्रीनिंग की गई थी, उनका टेस्ट नहीं किया गया था। इस कंफ्यूजन को क्लियर करें। SOPs में ये शामिल था कि ये थर्मल गन के साथ उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद जो अफराद वहाँ पे क्वारंटीन में तफ्तान में मुकीम होंगे, जो सस्पेक्टेड केसेस ऑब्जर्वेशन में सामने आएंगे, उनके टेस्ट जो है कोयटा की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे डिस्पैच किए जाएंगे। जो पॉजिटिव आएगा उन्हें वहाँ से अलहदा करके आइसोलेशन फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाएगा। जो नेगेटिव आएगा उसे फर्दर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लिहाजा इस बुनियाद पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 100% जो SOPs है उन पे अमल दरामद किया। रोज़ अव्वल से 20 करोड़ रुपए इन तमाम ऑपरेशंस के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ही फराम किए। हमारी पूरी जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो स्टेट मशीनरी है वो इन तमाम ऑपरेशंस में 24/7 वो बड़ी फ़हाल रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी करते रहे, डिसीशन लेते रहे। बलूचिस्तान को एक क्रेडिट आप ये दें कि रोज़ पहले दिन जब ये एमरजेंसी इम्पोज हुई तो अगले ही दिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि बलूचिस्तान के रास्ते अब कोई ईरान इंटर नहीं हो सकता। और हमने बाकी 3 सूबों और फेडरल गवर्नमेंट को भी गुजारिश की, अगर ये फैसला हम बर वक्त नहीं लेते आज 8000 मजीद अफराद 1 महीने में ईरान जा चुके होते।
होते और अब वो 8000 अफराद जो है वापसी के लिए जो है वो तैयारी कर रहे होते और बहुत बड़ा इशू बन अच्छा, तो लियाकत साहब अभी ये बताइएगा कि बलूचिस्तान भर में इस वक्त जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उसकी तादाद टोटल कितनी है, मरीजों को कहाँ रखा गया है, किस तरीके से उनको आइसोलेशन में रखा गया है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले सईद गनी साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनको क्वारंटाइन किया गया, वहां पे जो लोग सक्खर आए उनको साथ रखा गया था, साथ खाने खा रहे थे, सारी चीजें साथ कर रहे थे और फिर ये वहां से सक्खर आ गए, तो ऐसे आइसोलेशन, ऐसे क्वारंटाइन का कोई आउटकम नहीं है। तो क्या इस वक्त हो रहा है वहां पे बलूचिस्तान में? देखिए, क्वारंटाइन जो हमने इस्टेब्लिश किया वो इमरजेंसी में किया। ईरान ने पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद थे उनके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैम्प करके बॉर्डर की तरफ भिजवाना उनको शुरू कर दिया। 400 से 500 के करीब पाकिस्तानी ईरान बॉर्डर के एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर पे स्टैंडर्ड होके रह गए और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कोयटा तशरीफ लाए। इन तमाम सूरत हाल में फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए फौरी तौर पर फैसले करने पड़े और हमने ईरान गवर्नमेंट के साथ को गुजारिश किया कि वो क्वारंटीन की फैसिलिटी फराम करके उसे बाद पाकिस्तान की तरफ उन्हें भिजवाएं। 2 दफा वजीर आला बलूचिस्तान ईरानी एम्बेसडर के साथ ये टेकअप किया, उन्होंने उसको इंटरटेन नहीं किया और फिर फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अपने इन ऑपरेशन का आगाज करना पड़ा। हमारे साथ तफ्तान बॉर्डर पे जो फैसिलिटी जो पुरानी स्टैब्लिश है वो एक पाकिस्तान हाउस है जिसमें सिर्फ 2000 अफराद हम रख सकते हैं, जबकि 4600 अफराद एक हफ्ते के अंदर अंदर आए। तो बाकियों के लिए हमने फौरी तौर पे 3 टेंट कंटेनर प्रीफैब के जो क्वारंटीन सेंटर है वही स्टैब्लिश कर सकते थे, वही किए, तमाम सहूलियात फराम किए, उनको खाने पीने की अशिया फराम की। साहब, बलूचिस्तान में क्योंकि 10 केसेस रिपोर्ट हुए जो कि कहा जा रहा है कि जेरे इलाज है, एक तो उनके हवाले से क्या अपडेट है और फिर दूसरी बात यह कि क्या उसके बाद कोई मजीद तो केसेस सामने नहीं आए? तादाद कितनी है ओवरऑल अभी? ओवरऑल जो है जो आप फरमा रही हैं 10 ही है 9, लेकिन उनमें 2 जो है वो इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान में ग्राफ आ रहे हैं। वो इस्लामाबाद हमने NIH को भिजवा दिया फर्दर कंफर्मेशन के लिए। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हमारी एक कोयटा की क्वारंटीन सेंटर है और उसमें 3 हॉस्पिटल्स में हमने 150 अफराद के लिए आइसोलेशन रूम्स, आइसोलेशन वार्ड्स, ICU, वेंटिलेटर, मॉनिटर, मेडिसिन, मास्क, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, मेडिसिन, सारे इंतजाम हमने किए हुए हैं। हमारी ये जो 9 पेशेंट हैं ये हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में जेर इलाज हैं और जो 9 अफराद हैं सब बिल्कुल स्टेबल हैं। बलूचिस्तान में कोरोना की इस वक्त कोई आउटब्रेक नहीं है, कोई जो है पैनिक नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, आवाम का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक कंट्रोल सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट वाली बात है इसको भी मजीद करना है क्योंकि 4600 के करीब अफराद आए थे, फिर उनकी स्क्रीनिंग होकर अगर वो चले गए फिर टेस्ट पॉजिटिव आए, तो अब वो लोग कुछ में बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं, तो उनकी वजह से भी यकीनी तौर पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है, वो किसी भी सूबे में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो वेलकम बैक इन द शो। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की कि शहरों में क्या सूरत हाल है और कहां पर क्या इंतजामात किए गए हैं। लाहौर और पंजाब की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़हीम, अपडेट कीजिएगा, कल एक केस रिपोर्ट हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आया, क्या सूरत हाल है, कहां रखा गया है, इंतजामात ओवरऑल क्या हैं अस्पतालों में? रमशा, सबसे पहले जो पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में सिर्फ एक जगह है, लाहौर की बायो टेस्टिंग लैब, जहां पर कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत दस्तयाब है और पूरे पंजाब से जो भी मुश्तबा केसेस सामने आते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है, उनके टेस्ट यहाँ पर लाए जाते हैं और उसके बाद उनके टेस्ट की सहूलत यहाँ पर दस्तयाब होती है। सिर्फ उन मरीजों के टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में दाखिल होते हैं। प्राइवेट लोगों के जो रनिंग जो मरीज होते हैं उनके जो टेस्ट हैं वो नहीं किए
जाते हैं। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से मैकेनिज्म बनाया गया है कि सिर्फ जो अस्पताल में दाखिल मुश्तबा मरीज होते हैं उनका टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जाता है, और अब तक तकरीबन 130 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, और उनमें सिर्फ एक शख्स की जो है वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसको लाहौर के म्यू अस्पताल में रखा गया है। इब्तदाई तौर पर उस शख्स की जानिब से इस बारे में गिला किया गया था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, जिसके ऊपर सेक्रेटरी सेहत जो है प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्टर कैप्टन उस्मान यूनुस, उनकी जानिब से यह कहा गया था कि इंतजाम को बेहतर बनाया जाए, और वहां पर इंतजाम को बेहतर भी बनाया गया। और इस वक्त तकरीबन 650 के करीब जो आइसोलेशन बेड्स जो है उनको मुख्तस कर दिया गया है, जबकि पूरे पंजाब की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा तौर पर एक कंट्रोल रूम जो है वो लाहौर में बनाया गया है, और तकरीबन पंजाब के तमाम इजला की जो मॉनिटरिंग है वो कबल एक मरीज की जो वीडियो है, जो गुफ्तगू है वो खासी वायरल हुई, जिसमें म्यू अस्पताल के इंतजामात के खिलाफ काफी ज्यादा शिकायतें करते हुए वो दिखाई दिए कि तसल्ली बख्श नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, डील नहीं किया जा रहा। तो क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं, क्या बेहतरी आई है अब तक? अच्छा, इसमें कुछ मामला ये थे कि जब ये सूरत हाल सामने आई थी तो जैसे ही इस मरीज के हवाले से पता चला, क्योंकि इसकी जो ट्रैवलिंग थी वो बाहर से आया था, उसको फिर जब तशखीस होगी तो उसके बाद उसको म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है जिस जगह पर उसको रखा गया था वो जगह जो थी वो आइसोलेशन के मेयार पर पूरी नहीं उतरती थी, जिस पर आला हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस लिया गया और उनको एक बेहतर जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। और अब सूरत हाल जो है वो उस मरीज के मुताबिक काफी बेहतर है, क्योंकि जो आइसोलेशन सेंटर्स जो थे अब उनको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। पहले ऑपरेशनल्स नहीं थे, जैसे ही मरीज सामने आया उसके बाद उस सूरत हाल को काबू में लाने के लिए जगह को मजीद बेहतर किया गया है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया फहीम अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरद जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जमान पंजाब हुकूमत हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम टू द शो मुसरत साहिबा। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो इंतजामात किए जा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड, स्क्रीनिंग का अमल, लेकिन अभी जो तफ्तान से लोग पहुंचे हैं सिंध और पंजाब में, जिसमें कहा गया कि 4000 के करीब लोग पहुंचे थे, कुछ सिंध चले गए, कुछ पंजाब चले गए, तो उनकी स्क्रीनिंग, कुछ लोग उसमें से मिसिंग हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए इस वक्त क्या किया जा रहा है? क्योंकि अगर उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, उनके टेस्ट नहीं होते, तो पंजाब में केसेस की तादाद बहुत हद तक बढ़ सकती है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी खदशा जाहिर किया है, क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खदशा तो पूरी दुनिया में ही है, आपको पता है कि ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिसके जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं फिर भी ये उन ममालिक में भी तेजी से फैली जिन्होंने हर तरह की जो SOPs थी उनको फॉलो किया। तो यहाँ पे आपको पता है कि जनरल पब्लिक अवेयरनेस उस तरह से लोग फॉलो नहीं करते। और जहाँ तक रहेगी क्वारंटाइन से जो लोग मिसिंग है, बेसिकली ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। शुरू में जब ज़ायरीन आए और उस वक्त तक ईरान में कोई इस तरह से कोरोना का इशू हाईलाइट नहीं हुआ था, तो वो एक नॉर्मल वे से वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। द मोमेंट वहां पे वबा का ये शिद्दत इख्तियार किया, तो वहां पे फिर जो भी इंतजामात थे हमने हंगामी बेसिस पे तफ्तान बॉर्डर के पास किए। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और जबरदस्त, देखें ये एक ऐसी वबा है जिससे जब इससे वास्ता पड़ता है तो फिर इसमें इम्प्रूवमेंट सीखते हैं हम अपने अपने तजर्बात से। तो अब बजाय इसके कि सारे प्रोविंसेस के लोगों को एक जगह पे जमा रखा जाए, और एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि वहां पे इतने ज्यादा लोगों को रखने की कैपेसिटी भी नहीं है, कैंप्स, और वहां पे इतनी ठंड, तो बड़ा मुश्किल मरहला था सब लोगों के लिए। तो अब कितने लोग हैं जिनके टेस्ट किए गए हैं अभी तक? जी, मैं आपको बताती हूँ। अब उसमें ये हमने डिसाइड किया है कि जो लोग आएंगे तफ्तान बॉर्डर से, तो वो तमाम प्रोविंसेस में उनकी अपने अपने जो नियरेस्ट जगह होगी अपने प्रोविंस में, उनको वहां पे क्वारंटाइन किया जाए, ताकि वहीं पे स्क्रीनिंग और ये सारी चीजें मेक श्योर की जाए, ताकि कोई लीकेज ना हो किसी भी तरह की, जिसमें अगर कोई चीज रह गई तो फिर उसके लिए पूरी पब्लिक इस हवाले से तो इंतजाम किए गए हैं। लेकिन
एक और बड़ा मसला है पंजाब में, वो ये है कि यंग डॉक्टर्स खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि उनको ना ही जो है इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, ना ही हिफाजती किट्स दी जा रही हैं। अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई अबतर है। तो क्या मसाइल हैं उनके, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शुएब नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर शुएब नियाजी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं YDA के। वेलकम टू द शो शुएब। तो मसला क्या है असल, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए आप लोगों के लिए भी, क्या मसाइल आपको जो है ना वो पेश आ रहे हैं अभी इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इसमें सबसे पहली बात यह है कि 15 दिसंबर से ये जो वबा फैली है और सबको पता था कि ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स ईरान से भी नज़दीक हैं, चाइना से भी नज़दीक हैं। लेकिन 15 दिसंबर से अब तक 15 मार्च तक सिर्फ इंतज़ार ही किया गया है। सही जो SOPs लेने चाहिए थे, जो मैयर्स लेनी चाहिए थी, जो आइसोलेशन हॉस्पिटल्स हम तामीर कर सकते थे, बना सकते थे, उनका कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो सिर्फ नए कानून बनाने के चक्कर में रही। अब जब वबा सर पे पहुंच गई, पेशेंट्स आना शुरू हो गए, तो वो पैनिक हो गई हैं। अब जो सेक्रेटरीज हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी के, उस्मान साहब, और जो स्पेशलाइज्ड के हैं, उनको खुद इतनी एजुकेशन नहीं है कि हमने करना क्या है। असल में सेक्रेटरीज को पहले एजुकेट किया जाता है कि जब ये खुदा न खासा आता है उसमें 1 मंथ की एजुकेशन होती है। अब 1-2 मीटिंग से तो उनको पता नहीं चलना कि वो जितने हेल्थ को समझने की कोशिश कर लें। अब ये कि म्यो हॉस्पिटल में जब ये पेशेंट आया है, आपको पता है कि ये पेशेंट 10 मार्च को पाकिस्तान में आया है। 10 मार्च से 13 मार्च तक ये अपने घर वालों के साथ रहा है। पहले तो इसकी वहाँ पे जो स्क्रीनिंग थर्मल स्कैन्स हैं वहाँ से इसको डिटेक्ट क्लियर कर दिया गया है। दूसरी बात है, इस पेशेंट ने खुद ना टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ये हमारे पास म्यो हॉस्पिटल में आया है। और उसके बाद भी जितने डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने इसको वहाँ पर चेक किया है, उन बेचारों के पास कोई हिफाजती किट्स नहीं थी, इवन के 95 मास्क भी उनके पास अवेलेबल नहीं थे। उनके जब चेक कर लिया है, उस पेशेंट को बेचारे को एक आइसोलेशन वार्ड में, जिसके ऊपर गुर्दा वार्ड है, उसमें डाल दिया गया है। और उन्होंने ऑनलाइन मीडिया के लोगों को फिर बताया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसके बाद फौरी तौर पे उनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया है। अब जो म्यो हॉस्पिटल के सारे प्राइवेट रूम्स हैं वहाँ से मरीज़ों को निकाला गया है, उन प्राइवेट रूम्स को उन्होंने आइसोलेशन कन्वर्ट कर दिया है। तो यानी आप लोगों के मसाइल ये हैं कि किस तरीके से पेशेंट्स को डील करें, और इतनी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में जब आ जाते हैं तो उन सबको डील करना मुश्किल है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनके लिए, मुसर्रत साहिबा, इनकी सेफ्टी भी तो यकीनी तौर पर ज़रूरी है। जब इनके पास हिफाजती किट्स ही नहीं होंगी तो कैसे काम होगा? अच्छा देखिए, ऐसा है कि आई टोटली डिसएग्री। बेसिकली मेरा मानना यह है कि ये टाइम नहीं है पॉलिटिक्स करने का या पॉइंट स्कोरिंग करने का। देखिए, ये डिसइंफॉर्मेशन और एक कंफ्यूजन और कियोस की सिचुएशन क्रिएट करना बंद करें और अपना जो रोल है वो प्ले करें। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये पैंडेमिक आई, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कोई ना कोई एसोसिएशन होंगी, वहाँ पे भी अपोजिशन होगी, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे से, गवर्नमेंट से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते होंगे, लेकिन सब ने कौम बन के सोचा तो इस पैंडेमिक का मुकाबला करने में कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे मुल्क में दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस इतने बड़े क्राइसिस को एक तो इसमें डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं ये नहीं, अब ये इनके फरमाइशें सुने जरा कि जी नया हॉस्पिटल क्यों नहीं खड़ा किया। अब आप इनसे दूसरी फरमाइश सुने, भाई पूरे हॉस्पिटल को ये किट्स की फरमाइशी प्रोग्राम बंद करें। इस तरह तो यूके में, चाइना में भी नहीं हुआ। जो आइसोलेशन वार्ड का स्टाफ है वहां पे आप खुद चेक करें। आप अपनी बारी पे बोलिएगा। चाइना की इकोनॉमी और अपने मुल्क की इकोनॉमी का आपको पता होना चाहिए, पढ़े लिखे हो आप। दूसरी बात यह है कि जो चाइना के वसाइल है, आपके मुल्क के क्या वसाइल है, हाँ, तो आपको चले इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको यूं कर लेते हैं कि देखिए जो मास्क वगैरह की डिमांड्स है। अच्छा मैं कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल जी, जो नहीं रिमशा मेरी बात सुने, जो वो हम देखिए ना, देखिए अभी हमने यहाँ शुएब कानून डिस्कस नहीं करना, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी। अभी करंट जो सिचुएशन है वो इंतहाई खतरनाक है। मुसर्रत साहबा, गिव मी अ सेकंड, गिव मी 30 सेकंड एजेंडा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इशू जी। अच्छा देखिए, एक छोटी सी बात है, वो ये है कि किसी मीन पॉइंट पे आ जाते हैं ना कि देखिए जहाँ पर इनकी डिमांड्स है नया कानून, नए हॉस्पिटल्स, वो अभी पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है शुएब। लेकिन असल में बात ये है मुसर्रत साहिबा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें मास्क दे दिए जाएँ, हमें प्रिवेंटिव दे दी जाए, हमें कॉस्ट्यूम दे दी जाए, ये जो डिमांड्स हैं इनके ऊपर आ जाते हैं ना मुसर्रत साहिबा। अच्छा, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, ये तो हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं कर रहे, इनको इनके घरों में जाके किट्स दी जाए।
एक बात। दूसरी बात ये कि किट्स जो वहां पे अमला मौजूद है आइसोलेशन वार्ड या जिन्होंने सिर्फ कोरोना पेशेंट को डील करना है, उनको किट्स हमने दी है, लेकिन हम पूरी की पूरी इन्वेंट्री एक छोटी सी वार्ड के अंदर नहीं रख सकते। ये क्या क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं कि जी सिर्फ 100 किट्स पड़ी हुई हैं। तो उस वक्त जितनी एक पेशेंट है, मुझे आप रिमशा बताएं कि एक पेशेंट के लिए हम कितनी नंबर ऑफ किट्स रखें, आप मुझे बता दें। अब वहां पे जगह कितनी है, स्पेस कितनी है, ये प्रोपेगेट करना बंद करें, डिसइंफॉर्मेशन देना बंद करें। अगर इन्होंने काम करना है, कौम और हिस्ट्री कभी इनको माफ नहीं करेगी जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा इतने बड़े क्राइसिस पे कर रहे हैं। अगर इन्होंने करना है करें, नहीं करना हमें इनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर्स को तो मसीहा कहा जाता है और इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया भर में हमने देखा कोरोना पे बात करने की बजाय कि डॉक्टर्स ने आगे बढ़ के काम किया है। तो शोएब साहब, ये यंग डॉक्टर्स हमेशा इशू पे आके खड़े क्यों हो जाते हैं? मैडम बात ये है कि मुसरत चीमा साहबा कह रही हैं कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते। आप अभी किसी हॉस्पिटल का विजिट कर लें, किसी प्रोफेसर एसोसिएट को तो अल्लाह का शुक्र है जहमत ही नहीं गवारा करते हॉस्पिटल में। 95% यंग डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आज मुसरत मैडम आपकी बारी नहीं है ना, आप बोल रही हैं आपकी बारी नहीं है, आप फिगर्स उठा लें। आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट ऑफ। चले ठीक है, हमने ये बहस नहीं करनी, हमने ये बहस नहीं करनी कि मुसर्रत साहिबा ने काम क्या किया और आपने। देखिए हर कोई अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा है। मुसर्रत साहिबा अपनी कैपेसिटी में काम करी और आप लोग भी शोएब साहब अपनी कैपेसिटी में काम करें। आप सबसे मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस पूरी कौम को इस मसले से निपटने के लिए यकजा, मुत्तहिद और बहादुरी का मुजाहरा करने की जरूरत है। इसी नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जहाँ पर हम कोरोना की बात कर रहे हैं, मिन हैसुल कौम मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं, इखलाक से गिरी हुई हरकतों से दूर रहने की बात कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं, वहीं बड़ी अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने मास्क की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, मार्केट में मास्क शॉर्ट हो गए। और पहले तो सिर्फ मामला मास्क की हद तक ही था, अब सैनिटाइज़र्स नहीं मिल रहे हैं। कराची में इतनी अबतर सूरत हाल है कि अभी मैं गुज़िश्ता दिनों कराची से होकर आई हूँ, तो आई वॉज वेयरिंग अ मास्क। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा कि आपको मास्क मिल कैसे गया। तो मैंने कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं ख़रीदा, लेकिन कराची में मास्क अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइज़र्स अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गए। तो उसके बाद आप डिमांड जाए जो कि 80 रुपये वाला सैनिटाइज़र है वो आज 180 और 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हर हाल में आपने मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो चीज़ों की अदम दस्तियाबी की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो कियोस्क मज़ीद फैलता जा रहा है, कियोस्क लोग परेशान होते जा रहे हैं। अब इसका हल क्या है, कैसे करना है? बचाओ तो खैर मुमकिन है, एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? डॉक्टर अतान अरशद साहब को वेलकम करते हैं, जो कि बायो रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसी हरकतें होती हैं, हमेशा होती रहनी है। लोग रमज़ान को नहीं बख्शते, लोग किसी भी इवेंट को नहीं बख्शते, तो कोरोना भी उनके लिए तो एक इवेंट ही है। कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? मास्क ना मिले तो क्या करें, सैनिटाइज़र ना मिले तो क्या करें? अच्छा, थैंक यू रिमशा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है और बाकी कि सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसमें एक जो प्रॉब्लम देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए बहुत सारे ऐसे सैनिटाइज़र बनाने के मेथड बनाना शुरू कर दिए हैं। आपने चाइना में देखा होगा, चाइना की वीडियोस वगैरह में, उसमें बहुत सारा उन्होंने मास्क किस तरह के बना रहे हैं जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, एक तो ये होता है कि हम लोगों को रिपीटेडली होना चाहिए कि हम लोगों को बताना चाहिए कि मास्क कब पहनना और कब नहीं पहनना। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस होके मास्क परचेज कर रहे हैं जिनकी बाज़ दफ़ा नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर उसमें WHO की अगर आप गाइडलाइंस देखें, क्योंकि हम उन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वी डोंट हैव द परफेक्ट गाइडलाइंस फॉर पाकिस्तान, हमारी अभी नहीं है, हम WHO की फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, WHO ये कहती है कि अगर आप किसी की तीमारदारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस वक्त मास्क पहने जो कि जिसको सस्पेक्टेड है, या वो बंदा पहने जिसको ये है डिजीज़। ठीक है, तो ये क्वारंटाइन और हेल्थ केयर जो है पैरामेडिक स्टाफ से वो पहने। अच्छा, नॉर्मल पब्लिक अगर आपको कुछ नहीं है तो फॉर द सेफ प्रोटेक्शन अगर आप 2-3 चीज़ें कर लेते हैं तो यू आर सेफ एनफ। एक, अपनी हैंड हाइजीन प्रॉपर रखें। दूसरा ये है
कि अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन में और डिस्टेंस जो है वो एटलीस्ट 2 मीटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम अदर पर्सन वो आप रखें कि यू आर सेफ एनफ, ठीक है। आपको मास्क पहनने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं अनटिल अनलेस अगर आपको खांसी हो रही। अच्छा, दूसरा मास्क का आपने पूछा है कि मास्क अगर कम हो गए, अच्छा अगर मास्क कम हो गए हैं तो अगर आपको फ्लू या इससे रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, नॉट ऑल द सिम्टम्स आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। सबसे पहले तो ये डर बहुत बैठ ये तो हर नहीं है। तो होता ये है कि आप अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे खांसी या छींकें शुरू हो रही हैं तो इट मीन्स कि आप सेल्फ आइसोलेट कर लें अपने आप को, आप घर में रह लें। आप 2-3 दिन आप जो है ना ऑफिस के लिए, खैर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो बंद हो गए जो कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इकदाम है, लेकिन ये है कि अगर ऑफिस भी जा रहे हैं और डेली वर्क में अगर आपको ये हो रहा है तो आप लीव ले लें, 2-3 दिन घर में रह लें ताकि सेटल हो जाए। तो इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स ने और क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। मुसरत साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुसरत साहब, जहां पर कराची में ये सूरत हाल है कि मास्क नहीं मिल रहे, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे, बहुत संगीन सूरत हाल है, पंजाब में ऐसा ना हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए इस हवाले से, क्योंकि बहरहाल ओवरऑल हुकूमत ने बहुत बेहतर इक़दाम किए हैं। इस चीज़ का क्रेडिट पूरी हुकूमतों को जाता है, तमाम सूबों की हुकूमतों को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी जाता है। तो इस हवाले क्या कोई प्लान है कि इस पर भी एक्शन लिया जाएगा जो लोग पंजाब में इस तरह की चीज़ें करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ये बात गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए हैं, मैं उस पर सिर्फ एक अपील करूंगी अपनी कौम से कि ये वक्त नहीं है अपने ज़ाती प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने का या ज़ख़ीरांदोज़ी करने का। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, इट्स अ बिगेस्ट ह्यूमन क्राइसिस आई मस्ट से। तो इसमें पूरी दुनिया में जिन्होंने इसका मुकाबला किया, ये देखे कि वो यूनिटी के साथ, इंसानियत के साथ एक दूसरे का एहसास करते हुए, देखें इस पैंडेमिक के बाद हमने अपने जाती एजेंडों पे ही काम करना है। हमने गवर्नमेंट करनी है, अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, जो जैसे यंग डॉक्टर्स या बाकी एसोसिएशंस हैं इन्होंने अपने काम करने हैं, इनका राइट है, लेकिन ये मौका नहीं है। हाँ, हम पॉइंट आउट करें, चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ये पहली दफ़ा पूरी दुनिया में देखिए, दुनिया की हेल्थ फैसिलिटीज देने वाली जो बेस्ट कंट्रीज थी वहाँ पे भी वो फेल हुई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वसाइल क्या है, आपका बजट कितनी इजाज़त देता है, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम 10 दिनों के अंदर हॉस्पिटल, चाइना के अलावा आप बताइए, हम समझते हैं इस बात को कि मुसरत साहबा वसाइल नहीं है, मसाइल ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी तक ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम इस चीज को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। तो जनाब, जब ये बात हो रही है डॉक्टर अदनान के, ये भी कहा जा रहा है कि जब सैनिटाइजर्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो क्योंकि हैक्स आना फौरी तौर पे शुरू हो जाते हैं, तो हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे। एक तो सेल्फ मास्क बनाने का कहा गया कि आप बना सकते हैं, तो किस हद तक काम करेंगे। दूसरी चीज, सैनिटाइजर कह रहे हैं कि आफ्टर शेव और एलोवेरा जेल को मिला के बन जाता है, क्या ऐसा है पॉसिबल? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, अच्छा जो मास्क आपको सर्जिकल मास्क मिल रहे हैं या N95 मास्क जो अवेलेबल है, एक्चुअली उनकी स्पेशल मेक है, वो स्प्लैश रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप घर में कपड़े का बना रहे हैं या इवन के टिश्यू का या टॉवल रोल्स का बना रहे हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर, आपको बचा लेंगे, लेकिन जब आप स्नीज करेंगे दे गेट वेट, ठीक है। और वो फिर ये कि जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको आप टच करेंगे अनकॉन्शियसली, वो फिर आप स्प्रेड करने के एक बायस बनेंगे। एक तो ये कि कोई प्रूवन नहीं है ये चीज़ें कि ये आपको बचा लेंगी, तो काइंडली इस तरह गिमिक्स यूज़ ना करें। अगर आप सेल्फ अवॉइडेंस कर लेते हैं, अगर आप कफिंग के दौरान अगर आप एल्बो यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप लोगों के मुंह पे नहीं खांस रहे, ठीक है, हाथों पे नहीं खांस रहे, तो दैट इज़ फाइन इनफ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बात आ जाती है कि हैंड सैनिटाइज़र का, हैंड सैनिटाइज़र की जो है जो गिमिक्स जो आजकल चल रहे हैं, एक तो ये है कि जी आप अल्कोहल लें, वो आपको फार्मेसी बेस्ड अल्कोहल मिल जाता है थोड़ा सा, जो वो आप लें, उसके साथ एलोवेरा मिक्स करें। अच्छा, ये कोई प्रूवन आइडेंटिटी नहीं है। आप जब मिक्स करते हैं तो WHO ये कहता है कि जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उसमें आपकी जो रेशियो अल्कोहल की दैट शुड बी मोर देन 60%। अच्छा, जब आप इसमें मिक्स करते हैं वो आगे ही 40% होता है। जब मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद उसकी कैपेसिटी और कम हो जाती है, दैट इज़ नॉट 60%। अच्छा, उसके लिए WHO जो कहता है अगर आपने घर में बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एथेनॉल लें 96%, ठीक है, या आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लें 99.8%, उसमें आप मिक्स करें ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल जो है वो 98% होना चाहिए, उसके बाद 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम तीनों इंग्रेडिएंट्स कहिए कि अल्कोहल जो है वो सैनिटाइज करेगी, आपको बैक्टीरिया को किल करेगी, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आपके स्पोर्स को किल करती है, और जो ग्लिसराइड है क्योंकि अल्कोहल ड्राई करती है हैंड को, स्किन को, तो उसको लुब्रिकेट वगैरह करने के लिए ये आप बना सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है इंस्टेड अगर
अगर आपको छोटे नहीं मिल रहे तो अगर आपको हॉस्पिटल बेस्ड अगर वो मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल कॉस्ट कर रहे हैं 1200 लेके 1800 तक, वो 500 की ml की बोतल मिल जाती है, तो आप कंटिन्यूसली यूज ना करें, क्योंकि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज योर हैंड वॉशिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपने एहतियात करनी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो। सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी सफाई का, अपने हाथों की सफाई का, और अल्लाह के वास्ते अगर आपको नज़ला है तो टिशू का इस्तेमाल करें, दूसरों के मुंह पे ना खांसें, उसके आप भी नुकसान भुगतेंगे और दूसरे भी आपकी वजह से इफेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर अदनान, आपके आमद का बहुत शुक्रिया। इसी नुक्ते पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब, अब कुछ PSL की बात करेंगे। तो आज 2 सेमीफाइनल मैचेस होने जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान की टीम पेशावर ज़ल्मी के साथ उसका मैच होगा, और दूसरा जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। तो इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान में मुल्तान सुल्तान का जो पलड़ा है वो खासा भारी है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा पेशावर ज़ल्मी का रिकॉर्ड रहा है कि वो बड़े मैचेस में अपना मैच निकाल लेते हैं और जीत जाते हैं। तो आज क्या सूरत हाल होगी, एक तो इस पर भी बात करेंगे, और फिर दूसरा जो रिवायती हरीफ हैं लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, इन दोनों के मैचेस की सूरत हाल बराबर है। वेलकम टू द शो फवाद साहब। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, तो किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त आज के मैच के लिए? जैसा कि आपने खुद भी बता दिया कि 2 मैचेस जो ग्रुप के हुए थे वो दोनों मुल्तान जीत गया था। अच्छा देखिए, एक तो फॉरेन प्लेयर्स जाने के बाद सिचुएशन काफी चेंज भी हो गई है जी। लेकिन मुल्तान को जो एडवांटेज है कि जो उनकी एक्सपीरियंस बॉलिंग है वो उनको एक एडवांटेज है कि वो ऐसी बॉलिंग है कि जो किसी भी टीम को 150-60 रन पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो ऑल्दो सिकंदर रजा आ गए हैं, सुनने में आ रहा है शायद डेरेन सेमी भी खेल जाएं, लेकिन 2 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो फर्क डाल सकते हैं जो किसी भी किस्म की जो T20 लीग है। कामरान अकमल और शोएब मलिक ये एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं कि जो काफी फर्क डाल सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान काफी फेवरेट नजर आ रहा है और बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन T20 में 1 से 2 इनिंग्स बहुत फर्क डाल देती हैं, और जो मैच होता है उस दिन आप ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि जी जो पिछले 2 मैच जीते थे जरूरी नहीं है कि वही टीम 2 मैच जीते, लेकिन मुल्तान सुल्तान के काफी चांसेस ब्राइट नजर आ रहे हैं। अच्छा, कहीं आप ऐसा भी समझ रहे हैं फवाद साहब कि बहुत सारे डिसीजंस पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन वहाब रियाज ने इस तरह के लिए जिसकी वजह से ज़ल्मीज़ को नुकसान उठाना पड़ा है? अगर हैदर अली की बात करें तो तीसरे नंबर पर आकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि वहाब रियाज खुद आए, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो पोजीशंस तब्दील करना इस तरह के मैचेस में जो अब आखिर के मैचेस हों, आप समझते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं, या जो है वो अब नेक्स्ट मैच में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी गलती की थी जिसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा। वहाब रियाज का कहीं से भी नंबर 3 नहीं बनता था। हैदर अली खुद बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, सो वो गलती की जिसका नुकसान हुआ। सो अगर इस किस्म की गलतियां करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान तो उठाना पड़ेगा, बट ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी को बहुत ही अच्छी और तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर उन्हें मुल्तान से ये मैच जीतना है। ठीक। अच्छा, दूसरे मैच की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, तो इसमें आपको किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये दोनों एक मैच अपना 2 मैचेस खेले, एक मैच जीता, तो सिचुएशन काफी बराबर है दोनों की देखी जाए तो। देखिए, अगर आप 2 दिन पहले की बात करें तो हालात लाहौर के हक में थोड़े से बेहतर नजर आ रहे थे। डेविड वीजे भी थे और क्रिसलिन भी थे। अब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि वो प्लेयर जो 100 करके आपको सेमीफाइनल में लेके आए और वो सेमीफाइनल में मौजूद ना हो, कतई तौर पे कि इससे कोई वो नहीं है कि जी जो हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से प्लेयर्स जा रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है लाहौर को। और लेकिन
शाम के मैच में टॉस भी एक रोल प्ले करेगा कि अगर ड्यू फैक्टर आता है तो जो टीम बाद में बारी करती है तो उसको थोड़ा सा एज रहता है। दो प्लेयर्स ऐसे हैं, जब भी कराची में ऊपर से रन हुए, ऊपर से 2-3 प्लेयर ने रन किए तो कराची जीता है, कराची ने परफॉर्म किया है। बॉलिंग में अगर आप बात करें तो मोहम्मद आमिर, वकास मसूद अच्छा एडिशन है। दूसरा ये कि अगर शर्जील और बाबर ये ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो खेल गए तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। लाहौर की बात ये कि लाहौर में ऑलमोस्ट सबने ही परफॉर्म किया है, उनके फॉरेन प्लेयर्स ने, और वो जीते हुए आ रहे हैं लाहौर में मैच। अच्छा, लेकिन फवाद मुस्तफा साहब फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की हमने देखा कि जीत हुई। अब क्रिस लेन विसी वगैरह चले गए हैं, आबिद अली को शामिल किया जा रहा है, तो वो उनकी रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं या लाहौर के लिए सिचुएशन क्रूशल होगी फॉरेन प्लेयर्स के जाने के बाद? देखिए, फर्क तो पता है, एक प्लेयर एकदम से टूर्नामेंट में आके खेलने जा रहा है। अब ये नहीं देखना कि आगा सलमान को खिलाया जाता है या आबिद अली के साथ जाते हैं, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से कराची को थोड़ा सा एज है आज के मैच में शाम के। अच्छा, टॉस फर्क डाल सकता है, ये मैं आपको बता दूं। एक और चीज, टॉस की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो टॉस जीतने वाली टीम में ओवरऑल हमने देखा है कि हमेशा PSL में पिछले सीजन में भी यही था कि टॉस बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था। इस सीजन में भी यही है कि टॉस जीतने वाली टीम जो है वो अक्सर मैचेस उसने जीते भी हैं। तो फैसला क्या होना चाहिए लाहौर की कंडीशंस को देखते हुए कि पहली टीम जो भी टॉस जीते वो बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे? देखिए, दोपहर के टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल जो क्रूशल नॉकआउट स्टेज का मैच होता है, ज्यादातर टीम्स की ख्वाहिश होती है कि वो टॉस जीतें और पहले बारी करें। तो दोपहर में तो मुझे लगता है जो टॉस जीतेगी टीम शायद वो पहले बारी करे, लेकिन रात में अगर मौसम का मुझे इतना इल्म नहीं है, अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली चेस करेंगे। लाहौर ने कराची के खिलाफ काफी तगड़ा टारगेट भी चेस किया है। प्लस लाहौर के बॉलिंग का जो है वो इतने ऑलमोस्ट फिटनेस जरूरी है, बिकॉज लास्ट मैच में भी शाहीन भी पूरे फिट नहीं, फिर भी वो खेल रहे हैं। सेम विद हारिस रऊफ एंड दिलबर। सो ये थोड़े से मसाइल हैं, बट ओवरऑल साहब, ये जो लाहौर और कराची की बात की जाए, दोनों अपना अपना मैच जीते लेकिन अपने अपने होम ग्राउंड में जीते। कराची में जीता, लाहौर में जीता। तो क्या ये होम ग्राउंड का एज होगा? लेकिन उस वक्त शायकीन मौजूद थे, अभी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। वो क्राउड की सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो क्या ये भी होम ग्राउंड का एज ले सकती है लाहौर इस वक्त? देखिए, थोड़ा सा एडवांटेज तो जरूर होता है इन कंडीशंस में। लाहौर ज्यादा खेला है कराची के मुकाबले में, बट वो जो क्राउड का एडवांटेज होता वो बड़ा ज्यादा फर्क डालता। बिल्कुल, सब क्राउड तो है ही नहीं, सो इसलिए वो चीज उतनी ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क नहीं डालेगी। बट लेकिन हाँ, कंडीशंस का लाहौर का एडवांटेज है। बट लाहौर, आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा एक झटका होता है कि वो प्लेयर जो 100 करके सेमीफाइनल में लेके और एकदम से चला जाए, तो एक झटका टीम को जरूर लगता है। तो ये थोड़ा सा लाहौर के साथ ज्यादती हो गई है, तो इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि कराची को एज हासिल है। ठीक है, लेकिन एक एज शायद हम फवाद साहब कराची को इस वक्त इसलिए भी दें कि लाहौर के फॉरेन प्लेयर्स चले गए हैं खासा, क्योंकि अभी हमने गुफ्तगू भी की, उनके ऊपर रिलाई कर रही थी टीम, उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से लाहौर अपने काफ़ी मैचेस जीता। तो क्या इस वक्त उनके जाने के बाद एक तरह से यकीनन वो परेशान भी होंगे, मैनेज भी कर रहे होंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा। और एक और बात ही कि बड़ा मैच क्योंकि लाहौर नहीं आया पहले सेमीफाइनल्स राउंड में, तो वो प्रेशर भी खासा इस वक्त होगा बड़े मैच का, और फिर कराची के साथ मैच हो रहा है। देखिए, प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा, लाहौर पे भी होगा, कराची पे भी होगा। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो मेन आपके प्लेयर्स, डेविड वीजे ने भी आपको मैचेस दिलाए, पता था कि 6 या 7 नंबर पे एक प्लेयर इतना बड़ा मौजूद है जो फर्क डाल सकता है, इस तरह ओपन में लेन। तो उनके जाने से चीजें उनको कैसे संभालते हैं, कैसे अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं। बट T20 क्रिकेट जो है, इसमें कोई भी प्लेयर फर्क डाल सकता है। हफीज इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो आज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेलने, लास्ट टाइम 98 किए थे बड़े तगड़े, सो वो फर्क डाल सकते हैं। बट ओवरऑल बेन डंक हैं, बेन डंक जिताते आए कराची के अगेंस्ट, बड़ा अच्छा खेले थे। सो ये 1-2 प्लेयर तो चले गए, बट ओवरऑल ये नहीं कतई तौर पे कह सकता कि लाहौर ये मैच नहीं जीत सकता। चले, अब तो ये तो देखना है कि अभी आज मैचेस होंगे, कराची को थोड़ा सा एज है, और प्लेयर जो फर्क डालेंगे वो बाबर आजम और शर्जील बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज फाइनल्स की तरफ देखते हैं कि
कौन से जो है ना टीम्स अपनी जगह बनाती हैं, और फिर फाइनल का खासा एक्साइटिंग होगा क्योंकि टीम्स जो हैं वो तमाम ही अच्छी हैं और हमारी ही हैं, तो मज़ा आने वाला है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना की सूरत हाल है, तमाम जो स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर में उनकी सूरत हाल इंतहाई संगीन है, क्रैश कर रही हैं, कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो हमारी भी जो 8 दिनों के अंदर 4 दफ़ा ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल रहा, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्या असरात होंगे इसके हमारी मईशत के ऊपर? देखिए, इसमें इम्कानात भी हैं और ख़तरात भी हैं, और अब तक हुकूमत ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। 8-9 दिन 10 दिन हो गए हैं। हुकूमत को माशी सतह के ऊपर कुछ न कुछ करना था और अभी तक वो नहीं हुआ है। और मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं कि देखें, ये जो हमारे लिए सबसे बड़ी खैर की बात, वो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर कमी है, ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी है, लेकिन हम पूरे 1 महीने तक इंतजार करेंगे कि इसको मार्केट में भेजा जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमको चाहिए था कि 15 मार्च को, अगर 15 नहीं है तो 20 मार्च को हम वो प्राइसेस जिनके ऊपर यकुम मार्च से 20 मार्च तक, 19 मार्च तक सौदे हुए हैं और पाकिस्तान में तेल आया है, वो कीमतें लोगों को फौरन पास ऑन कर दें। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये कीमतों में कमी जो है अगर आएगी ऑयल प्राइसेस की, ये इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, इससे तमाम दीगर प्राइसेस जो हैं वो भी कम होंगी, और जब इन्फ्लेशन कम होगा तो आज तो कम निस्बतन कम होगा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर तो इन्फ्लेशन बहुत कम होगा। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो एमपीसी हो रही है उसमें कम से कम 200 से लेकर 400 बेसिस पॉइंट्स तक जो है कमी की जानी चाहिए। कल जो है इजिप्ट के अंदर भी उन्होंने जो शेड्यूल से पहले अपनी मीटिंग करके अपने इंटरेस्ट रेट्स को 300 बेसिस पॉइंट 3% जो है कम कर दिया। तो देखें, हमें इस वक्त इस तरह के इकदामात करने की जरूरत है। अब तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे भी हुकूमत को दाद देता हूं और काबिल सताइश हूं उसके इकदामात कि उन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से कार्रवाई है वो कर दी है। लोगों से कहा है कम से कम घर से निकले। तकरीबन अभी इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए जिन इकदामात की तरफ आप निशानदही कर रहे हैं, कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि जो मजीद सूरत हाल है वो खराब ना हो, इकोनॉमी को सहारा दिया जा सकता हो और इस सूरत हाल को निमट सके? क्या मेजर्स लेने चाहिए इस वक्त हुकूमत को? देखिए, इकोनॉमी के साइड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है, एक तो मैंने बता दिया तेल की कीमतें फौरन कम करें, इंटरेस्ट रेट कम करें। उसके साथ जो आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो डेली वेजर्स हैं, जो रोजाना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको जो है माली उनका मदद करनी पड़ेगी ताकि वो अपना गुजारा कर सके और वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का बोझ उठा सके। क्योंकि हम लोग जो अहले सरवत हैं या मतलब जो है जिनके लिए ये मसाइल नहीं है कि 4 दिन घर बैठ जाएं, तो वो उन्हें चाहिए कि वो उन लोगों की मुसीबत को और मुश्किल को देखें जो रोजाना कमाते हैं, और उनके लिए जो है ये मुश्किल हो जाएगा बोझ सहना। तो ये भी जो है, जिस हिसाब से अभी इतनी क्रूशियल सिचुएशन है डॉक्टर वकार साहब, और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी यकीनी तौर पर बड़ा खतरा मौजूद है। फिर अभी हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हाँ, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के कर्जे माफ़ करें। तो क्या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है ताकि जो खर्चे या जो एक्सपेंसेस हमारे वहाँ हैं वो कट डाउन हो और वो पाकिस्तान में और इस वक्त कोरोना और दीगर सूरत हाल को निमटने के लिए लगाए जा सके?
देखिए, उसमें तो ज़रा सा वक्त लगेगा कि ये लोग बैठें और इस पे बात करें, लेकिन फौरी तौर पे IMF ने असिस्टेंस का 2 आपको आसानियां पैदा कर दी हैं। एक ये कि आप फौरी तौर पे उनसे बोरो कर सकते हैं और वो बोरोइंग कोई प्रोग्राम की बोरोइंग नहीं होगी, लिहाजा आपके पास एक तरह से सपोर्ट मिल जाएगी, आपको इसको इस्तेमाल करें और अपने कर्जों की अदायगी के अंदर वो काम आ जाएगा। दूसरा अहम जो उन्होंने काम किया है वो ये कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक जो इजाफी अखराजात होंगे उनको जो आपका बजट डेफिसिट का टारगेट है उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हमें बेदरिग इस वक्त खर्चा करना चाहिए, बेदरिग, ताकि ये ना किट्स की शॉर्टेज हो, ना टेस्टिंग की शॉर्टेज हो, ना अस्पतालों की शॉर्टेज हो। आप इस काम को करने के लिए वसाइल आपके आड़े नहीं आने चाहिए। तो आप समझते हैं डॉक्टर वकार साहब कि पाकिस्तान के पास अभी इतने वसाइल मौजूद हैं? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मुसरत साहिबा से भी बात हुई, तर्जमान पंजाब हुकूमत से, उन्होंने भी यही कहा कि जो हमारे पास वसाइल हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से बरूए कार लाते हुए इंतजामात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत भी अब यही कह रही है कि हमारे साथ वफाक का ताउन नहीं है, बजटिंग के इशूज़ हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि मसाइल हमेशा पाकिस्तान में ज़्यादा रहे हैं वसाइल से? देखिए, जहाँ तक रुपए का ताउन है उसमें तो हमारे पास कोई मुश्किल ही नहीं है। हम खुद अपना रुपया जो है वो उसको प्रिंट करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हमें खोलना पड़ेगा। अभी तो गुंजाइश बहुत है। अभी तो हमने मतलब यानी कि पिछले 17-18 महीने से मॉनेटरी टाइटनिंग ही कर रखी है और खुसूसन पिछले 9 महीने के अंदर हमारी 2% भी जो है मॉनेटरी ग्रोथ नहीं रही और माजी में 11, 12, 13, 14% भी जो है ग्रोथ होती है। तो लिहाजा जो फरावानी के साथ जो है हुकूमत को चाहिए, अगर उसने अपनी बोरोइंग बढ़ानी है सेंट्रल बैंक से तो बढ़ाए, बैंकों से बढ़ानी है तो बढ़ाए और ये मदद जो है खुद भी करे और सूबों को भी। वैसे सूबों के पास बहुत वसाइल हैं, इसमें मैं आपको ये कहता चलूं, क्योंकि ज्यादातर जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो सब के सब तो उन्हीं को जाते, लेकिन अगर जरूरत है तो जनाब उनको इस हवाले से कोरोना वायरस से फाइट में आप इजाफी वसाइल भी मुहैया कर दीजिए। सही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो ₹2.25 उसमें कमी हो चुकी है, जैसा भी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, रुपया मजबूत हुआ। ये गुड न्यूज़ हो सकती है अमंग ऑल द सिचुएशंस। और फिर दूसरी बात ये कि क्या एक दफ़ा फिर डॉलर नीचे आ सकता है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहा, काफ़ी महीनों तक 154 पे रहा। तो हम एक दफ़ा फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारी सिचुएशन में डॉलर की कीमतों में कमी? देखिए, डॉलर इस वक्त जो आपके साथी बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, वहाँ से जो डाइवेस्टमेंट होगी, लोग निकलेंगे और उनके पास पैसे होंगे तो वो तो जाकर एक महफूज असासे को खरीदेंगे जो डॉलर है फौरी तौर के ऊपर। तो इस वक्त बेतहाशा तलब पैदा हो रही है डॉलर की। तो मेरी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये दबाव कायम रहेगा, लेकिन साथ ही ये जो कीमत कम हुई है इससे क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स आधी रह जाएंगी, लिहाजा आपके पास मार्केट के अंदर कल तक जो आप मंगाया करते थे तेल महंगा, वो अब निस्फ कीमत पे मंगा रहे होंगे। तो आपके पास मार्केट के अंदर इंटरबैंक मार्केट में बहुत ज्यादा डॉलर्स होंगे और वो दूसरी तरफ दबाव डालेंगे, यानी कि रुपए की कीमत को बढ़ाने में। तो ये सिलसिला आगे चलकर मजमूई तौर पर हमारी मईशत के हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। सही। तो आप क्या समझते हैं जो तेल की कीमतों में कमी हुई है उसके असरात डायरेक्टली आवाम को, क्योंकि चीज़ों में कमी की अगर हम बात करते हैं, प्राइसेस में कमी की बात होती है तो फौरी तौर पर नज़र नहीं आते और ये भी कहा जाता रहा कि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। अभी कितना टाइम फ्रेम आप समझते हैं कि जो मुंतकली है तेल की कीमतों में कमी और उसका असरात आना शुरू हो जाएंगे और आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिलना शुरू होगा?
देखें, अगर हंगामी इक़दाम नहीं किए गए तो शेड्यूल के मुताबिक 1 अप्रैल को करना होगा, और ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती होगी हमारी अगर हम प्रोएक्टिवली अपने ये जो हमारे सामने इम्कानात आए हैं उनको हकीकत में बदलें और अपने लिए आसानियां पैदा करें। तो हमें आज कल जो है अपनी तेल की कीमतें जो 1 मार्च से 20 मार्च तक 19 मार्च तक तेल आया होगा उसकी कीमत तो लोगों को पास ऑन कर देना। ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि सहीफे में कहीं कि आपने 1 अप्रैल ही को कीमतों का तयन दोबारा करना है। आप 20 दिन में कर दें, आप रोज की बेसिस पे कर दें, आप हफ्ते में कर दें, 2 हफ्ते में कर दें, ये सब आप पर मुनहसर है। और इस वक्त जरूरत ही आपकी ये है कि आप लोगों को आसानियां दें, आसानियां फराहम करें। तो जो चीजें, जो तेल आ रहा है उसको तो फौरी तौर पे लोगों तक पहुंचा देना, सही। और फिर देखें कि आपकी मईशत का पहिया चलने लगेगा, लोगों की आसानियां होंगी, उनकी आमदनियां बढ़ेंगी, उनके खर्चे कम होंगे, लेकिन वो फिर मजीद खर्चे करने की अहलियत में होंगे। और जनरली मुल्क के अंदर एक बड़ी अनसर्टेनिटी है जो कि बिजनेस कम्युनिटी में पाई जा रही है, वो ये कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से माल तैयार नहीं हो रहा, और फिर जो माल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है वो कंपनीज में पड़ा हुआ। तो खासा तजब्जुब है, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर परेशान है कि आखिरकार होगा क्या। ये कब तक आप समझते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी बंद रहेगा? कितना टाइम लगेगा इस चैलेंज को निपटने में? हाँ, देखिए, जो दीगर हमारी बरामदात हैं वो तो मुतासर होंगी इस वजह से कि जहाँ से रॉ मटेरियल्स आते थे खुसूसन चीन से, वो तातुल का शिकार हैं। लेकिन चीन जो है उसने पहले ये तकलीफ बर्दाश्त कर ली, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तवाज़ुन पैदा होता जा रहा है और नॉर्मेलिटी की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी चंद महीने और लगेंगे। तो हमें इस पे काउंट नहीं करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। हमें इस वक्त सिर्फ इस बात को देखना चाहिए कि तेल की कीमतें तो कम है ना। $30 का तेल है जो आप $70 का अभी चंद दिनों पहले खरीद रहे थे। ठीक है। तो इतनी जो आसानी पैदा हुई है वो तो लोगों को पास ऑन करें। ठीक, तो चले, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। तो जहां पर रिलीफ मिल रहा है और हुकूमत को भी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल आवाम को रिलीफ मुंतकिल करने की कोशिश करे और प्लान बी की तरफ बढ़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीन पर कोरोना की वजह से सूरत हाल बहुत संगीन है, दुनिया भर में है, लेकिन सिर्फ कोरोना ये जो मर्ज है, ये जो वबा है, इसका हल यही है कि एक तो सफाई सुथराई पे फोकस रखें, और दूसरी बात ये डर और खौफ से इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो आप प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा सकते। तो डरना नहीं है, एहतियात बरतिए, एहतियात रखिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कुछ ऐसे हीरोज से करवाएंगे जो कि इस मरज से निपटने के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं, उनकी फिक्र किए बगैर लोगों की मदद कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो जहां माशरे में ऐसे लोग हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों को मुफ्त मास्क दे रहे हैं, मुफ्त चीज़ें फराहम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। ये हैं हमारे असल हीरोज़, ये हैं हमारे हीरो पाकिस्तान, और जिनकी वजह से कौमें उन पर फ़ख्र करती हैं, हम उन पर फ़ख्र करते हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं हीरो पाकिस्तान, और वो हमारे शोहदा होते हैं। लेकिन आज हमारे हीरोज़ जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि बहादुर हैं, जिनकी शुजाअत जो है ना वो दीदनी है और खासी मुख्तलिफ है। तो आप सोच रहे होंगे कि रमशा आज क्या बातें कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा। जनाब, जब हम अपनी कौम की बात करते हैं ना, अभी कुछ देर पहले खासा हम मायूस रहे कि जनाब बहुत सारे लोगों ने मास्क ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, सैनिटाइज़र छुपा दिए,
उनको जो है वो नहीं मिल रहे मार्केट्स में, बहुत महंगे दामों मिल रहे हैं, तो वहीं जहां पर इखलाकी गिरावट वाले लोग मौजूद हैं, वहीं इस कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं और हमेशा से रहे हैं जिनकी वजह से इस कौम ने बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली, बड़े बड़े तूफान देखे, बड़ी बड़ी कुदरती आफात देखी, लेकिन इस कौम ने कौम बनकर भी दिखाया। तो वो लोग बहुत चंद हैं और अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जनाब हमारे साथ ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं जो कि 92 न्यूज़ के हीरोज़ हैं, हीरो पाकिस्तान है, जो कि इस कोरोना में, जो कि इस वबा में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आदिल हैदर मौजूद हैं जो कि डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के, उनको वेलकम करेंगे। तो ये बराह रास्त लोगों से राब्ते में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अस्पताल में लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, खौफ में मुब्तला हैं, उनको डील कर रहे हैं, कोरोना के टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो किस तरह से काम हो रहा है और ऑन ड्यूटी हैं सारे लोग, तो इनसे बात करेंगे। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान पिम्स हैं, उनको भी वेलकम करेंगे और बात करेंगे वसीम ख्वाजा साहब से कि एक तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है, क्योस फैला हुआ है कि जनाब आखिर होगा क्या, लोग स्क्रीनिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, छोटी से छोटी चीज़ पे लेके जो है ना वो एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो उसमें कैसे काम हो रहा है उनसे भी बात करेंगे। और फिर ज़फ़र बख्तावरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फार्मेसी ओनर हैं, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। और ज़फ़र साहब से आपकी मुलाकात सुबह सवेरे पाकिस्तान में पहले भी हो चुकी है, जो कि जहां पर लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, मास्क की सैनिटाइज़र छुपा लिए गए, वहां पर ज़फ़र साहब और उनकी फार्मेसी लोगों को फ्री मास्क दे रही है। तो हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो 92 न्यूज़ की इस कैंपेन का हिस्सा भी बन सकते हैं कि हम सब भी अपना किरदार अदा करें और आप भी 92 न्यूज़ का साथ दें, लोगों की मदद करें और उनको फैसिलिटेट करें। तो सबसे पहले डॉक्टर आदिल हैदर, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, आप लोग काबिल तहसीन हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं हम आप सबको, क्योंकि जिस तरह कराची में सूरत हाल संगीन होती जा रही है, केसेस की तादाद में यकदम जो है इजाफा हो गया, डबल ट्रिपल से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, किस तरह से काम हो रहा है, आपके अपने सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और फिर लोगों को क्या बताएंगे कि पैनिक नहीं होना, अगर हो भी जाता है किसी में इन्फेक्शन तो क्या करने की ज़रूरत है। यस डॉक्टर आदिल। Assalamu alaikum Ramsha, thank you very much for having me on your show, and more importantly आपने आज पॉजिटिव चीज़ों पे अटेंशन दे रहे हैं आप, बहुत उसका शुक्रिया। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उन लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जो रियल हीरोज़ हैं। रियल हीरो वो हैं जो कि अपने ट्रेनिंग के बाद अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं टू टेक केयर ऑफ पेशेंट्स हु हैव ऑफ कोर्स पॉजिटिव कोरोना वायरस, और ऑल्सो वो जो फ्रंट लाइन पे हैं जिनको जहाँ पे नए मरीज आ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि इनके पास ये वायरस है कि नहीं है, उनको जो लोग स्क्रीन कर रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 लोगों के बारे में बताता हूँ। आप अगर इस वक्त अस्पताल आएँ तो कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किन को हो सकता है कि कोविड हो। अगर उनको कोविड होता है तो फिर उनको वो एक ख़ास जगह भेजते हैं, वहाँ पे फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है, अगर किसी को टेस्ट की ज़रूरत होती है तो फिर उनका टेस्ट भी होता है। वो लोग सारे हीरो हैं, यानी कि नॉट सिर्फ डॉक्टर बट जो नर्स और इवन सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ सामने खड़ा है, जो कि एक जो लोग आके सफाइयाँ कर रहे हैं, वो हर आदमी और हर औरत जो इस पर काम कर रहा है वो असल हीरो हैं। और इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, बात में लगता है कि सिर्फ जी नर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, नहीं, इसमें फ्लोबोटमिस्ट है जो कि खून लेता है, इसमें वो हैं जो कि क्राउड को कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, वो लोग हैं जो बताते हैं लोगों को किस तरफ जाना है, वो लोग हैं जो कि कोई मरीज़ बीमार हो जाए वो बिस्तर को जो खींच के लेके जाता है, पुश करके लेके जाता है। इसमें हज़ारों की तादाद में आप बड़े अस्पतालों में लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को इन पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। और जो हम अब काम कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इनफैक्ट एक हमने फुल प्रोफेसर को एटलीस्ट आगा खान में मुतय्यन किया है जो कि ऑडिट कर रही हैं, हर चीज़ देख रही हैं कि हर जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो किस तरह से फॉर एग्जांपल ग्लव्स पहन रहे हैं, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हैं, टू मेक श्योर, क्योंकि ये हमारा इस वक्त ये बहुत वैल्यूबल एसेट है जो कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर वो आगे से बीमार हो जाएं या अगर वो एक्सपोज हो जाएं और उनको हमको क्वारंटीन में रखना पड़े तो वो बहुत बड़ा मसला होगा। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो लोग सारे हीरोज़ हैं। और मैं एक और भी बात कहते जाऊँ, ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हम आराम से उनको समझाते हैं कि देखिए ये हो सकता है, हम आपकी स्क्रीनिंग करें।
and 95% of people really understand this and are very nice and are very, very good to deal with, and we're very grateful for the public and also for the journalists like yourself who are helping make sure that patients are calm and relaxed and they know what's going on. जहाँ लोगों को इस वक्त मुसीबत का सामना है, मुश्किल का सामना है, वहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है कि परेशान ना हो। तो डॉक्टर वसीम, बहुत सारे लोग अभी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, सूरत हाल इन कंट्रोल है, पिम्स की क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो है ना वो पैरामेडिक्स वगैरह काम कर रहे हैं? आप लोगों के पास जब अक्सर लोग आते होंगे तो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला होंगे, ज़रा सा बुखार भी हो रहा है तो अब तो टेंशन यही हो रही है कि शायद कोरोना ना हो जाए, तो फिर कैसे डील कर रहे हैं उन लोगों को वसीम साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल हर शख्स जो भी है ये जान बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो 24 घंटे जो है स्टाफ, हर लेवल के स्टाफ जो सफाई कर रहा है, जो ब्लड ले रहा है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा अस्पताल जो है वो उनकी खिदमत के लिए हाजिर है। जारी बात है, हमारी जान चले जाए हमें इसकी परवाह नहीं है, हमने इनके मरीज़ों की जान बचानी है, लोगों की जान बचानी है, उन्हें सुकून देना है, हमारा तसव्वुर यही है। और उसमें हमने तकरीबन फ़िलहाल 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है, और इसके में आपको अंदाज़ा लगाएं, आपके 10 बेड का बनाया हमने। जब से हमने बनाया है 600 से ज़ायद लोग आए हैं, इसमें चाइनीज़ भी थे जो बाहर से आए थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं चाइनीज़ वो भी आए हैं, पाकिस्तानी बाहर से आए हैं जो चाइना से, ईरान से वो भी आए हैं। और जो 600 से ज़ायद थे बेसिकली वो, जिस उन्होंने कहा कि 95% लोग वैसे ही डर खौफ की वजह से आते थे कि उसमें किसी में भी कोई इतना मसला निकला ही नहीं है। तो उनको समझाते रहे कि नहीं, आप ये कोई ये अलामतें नहीं है, ऐसी है, कोई आपकी हिस्ट्री नहीं है किसी ऐसे आप शख्स से मिले या ऐसी जगह पे आप गए जहाँ पे बीमारी थी, वहाँ पे उसके बाद कि ऐसे बंदे से मिले जिसको ये अलामात थी, फिर उसके बाद आप में ये अलामतें शुरू होगी, चलो फिर तो ठीक है। लेकिन वैसे कि किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो वो इससे ना डरे। इसके प्रॉपर जो सिम्टम हो, अगर हिस्ट्री है कि ऐसे शख्स से मिले हैं आप, कोई ऐसे खांसी की है, किसी से हाथ मिलाया जिसको पॉजिटिव था, चलो फिर तो आपको अलामतें हो, फिर तो आप कर सकते हैं सारा कुछ। लेकिन जब ऐसे मसला नहीं, फिर ना डरें। किसी को खांसी है, सांस लेने में मुश्किल है, बुखार ज़्यादा है और हिस्ट्री भी साथ हो, तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डर खौफ है, लोगों में डर खौफ ज़्यादा है, तो आप आ जाएँ। फिर इमरजेंसी में हमने अलहदा काउंटर बनाया है, वहाँ से स्लिप बना के हमारा आइसोलेशन वार्ड में चले जाएँ। वहाँ पे आपके जो भी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बैठा सारा आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर आदिल, मुतबादिल चीज़ों की तरफ भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जैसी कोरोना की चीज़ें आई तो फौरी तौर पे ये कहा गया कि घरों में मास्क बना लें, तैयार कर लें। अभी डॉक्टर अदनान से भी बात हो रही थी, कह लेंगे सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, केसेस हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है। तो क्या जो घरों में मास्क बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उनको? देखिए, मास्क से पहले मैं एक और जो अभी बात हो रही है उसके ऊपर एक और बात करना चाहूँगा। देखें, एक चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लोग होते हैं, आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त हीरो होते हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं मैं कैसे हीरो बन सकूँ। उनको आइडिया देना चाहिए कि देखें, इट्स वेरी ईजी टू बी अ हीरो टुडे। और हीरो आप कैसे बन सकते हैं? वो ये कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हों और आप 3 चीज़ें करें। पहली चीज़ ये है कि अपने आप को सेल्फ अवेयर करें कि ये चीज़ क्या है, मसला क्या है इस वायरस को, इससे हम अपने एक दूसरे को कैसे बचा सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि दूसरे लोगों को आप मदद करें और हेल्प करें और उनको भी समझाएं और खौफ ना फैलाएं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि अगर आपको सब कुछ पता है इस वायरस के बारे में, कैसे फैलता है, हाथ धोने के क्या फ़ायदे हैं, फिर सेकंड चीज़ है आप दूसरों को भी बता सकते हैं। और फिर जो थर्ड चीज़ है वो कहीं पे आप गलत चीज़ अगर देख रहे हैं तो उसको आराम से आप समझा भी सकते हैं लोगों को कि देखें ये जो है ना मास्क फॉर एग्जांपल हर जगह पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई ना करें किसी से, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मगर सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ लोगों को आराम से समझाया जाए तो फॉर एग्जांपल आप मास्क का पूछ रही हैं, घर में क्या मास्क बन सकते हैं? मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है जिसका फिल्टर ऐसा होता है कि जिसमें से ये वायरस आ जा ना सके, वो मास्क एक बहुत खास तरीके से बनाया जाता है। वो मास्क घर में नहीं बन सकता है। सही। जो नॉर्मल इंसान है उसको किसी पब्लिक में इस वक्त मास्क पहन के जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादातर फ़ायदा क्या है कि वो दूर रहे किसी से। देखिए, ये वायरस 3 फीट तक जाता है, तो अगर आप 6 फीट दूर रहते हैं
लोगों से, तो ये आप तक वायरस पहुंचेगा ही नहीं। और अगर ये कहीं सरफेसेस पे कहीं पे जाके चिपकता है और आप वहाँ पे जाके हाथ लगाते हैं और फिर हाथ को धो लेते हैं, तो ये आप उस तरह से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो मास्क सारा वक्त इस वक्त पहनने का फ़ायदा नहीं है। मैं एक और भी बात जानना चाहता हूँ हेल्थ केयर वर्कर्स की। जो हेल्थ केयर वर्कर इस वक्त जो फ्रंट लाइन में है, अगर उन्होंने मास्क पहने हुए, क्योंकि वो करीब आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, या फिर फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो आपको चेक करते हैं, बहुत करीब आते हैं, उन्होंने अगर मास्क पहने होते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं जहाँ पे आपको बहुत सक्शनिंग करनी है किसी की, ये बहुत सारे ये नेब्यूलाइजर लगाना है, इस तरह की चीज़ें करनी, वहाँ पे वो N95 मास्क की जो बात हो रही है वो पहनना चाहिए। अच्छा, एक जो मसला है हेल्थ केयर वर्कर्स का कि वो N95 मास्क तो उनको मिल जाता है, मगर उसकी एक ख़ास फिट टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि मास्क पहनकर उसके ऊपर फिर एक और आला लगाया जाता है और फिर उसमें एक केमिकल डाली जाती है बिल्कुल शक्कर की तरह, और अगर वो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स हैं स्मेल की वो अंदर आ रही हैं सेंट की, तो यानी कि वो जर्म्स भी आ सकते हैं। इसलिए जो है वो N95 टेस्ट जो है करना लाजमी होता है, फिट टेस्टिंग, टू मेक श्योर कि N95 काम भी करता है कि नहीं। तो ये सिर्फ 2-4 बातें थी जो मैं कहना चाहता था इसके बारे में। सही। तो डॉक्टर वसीम साहब, जब हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हमने बड़े बड़े चैलेंजेस निपटे हैं, और ये भी अगर हम इससे डरे नहीं, खौफ नहीं करें, तो इसका भी हम मुकाबला कर लेंगे। और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं और अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अगर हम देखें कि स्पेन में, इटली में हमारे बाद केसेस रिपोर्ट होना शुरू है और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल, और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर जाता है हमारे सारे डॉक्टर्स को, हीरोज़ को, हुकूमतों को इनफैक्ट, कि उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं। तो आवाम को भी ज़रा साथ देने की ज़रूरत है। डॉक्टर वसीम। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें देखिए हर शख्स को चाहिए कि प्रिवेंशन पे वो तवज्जो दे, टेंशन पे कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं, स्कूल में छुट्टियां भी की हैं और ज़्यादा रश से अवॉइड करें ताकि रश के ज़रिए ना कोई फैले। और इसके अलावा तमाम लोगों को भी हम गाइड कर रहे हैं। हम सारे अस्पताल भी देखें, जो मर्ज़ी आए पेशेंट, जिस टाइम मर्ज़ी आ जाए उनको चेक कर रहे हैं, चाहे जैसी मर्ज़ी अलामत हैं, उनको गाइड भी हम कर रहे हैं कि भाई ये अलामतें ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। 24 घंटे उनका टेस्ट भी कर रहे हैं। और इस तरह जो मीडिया की तरफ आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों को बता रहे हैं कि बचाव कैसे मुमकिन है। तो सिर्फ बचाव और हर बंदे के अपने हाथ में है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हर बंदे को मास्क पहनने की जरूरत ही कोई नहीं है। भाई जहाँ पे कोई बीमारी है या ऐसा बंदा है जिसको कन्फर्म है, चलो वहाँ पे आप मास्क पहन लें। और हाथ मिलाने का भी कोई इशू नहीं है। जब सारे लोग ठीक है, चल फिर रहे हैं, तो आप हाथ तो मिला सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जो रखनी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दोबारा मैं कहूँगा। और बचाव हर शख्स कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है। आप अपनी जान ही बचा सकते हैं, दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। लोगों को गाइड करते रहें कि भी आपने अगर ऐसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस है, ठीक है, फिर आप डिस्टेंस पे बात करेंगे। गाइडलाइन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। हाथ आपने नहीं मिलाया, जो इन्फेक्टेड बंदा है तो कोई मसला नहीं। ऐसा ही है। जफर साहब, इस वक्त इस सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आना भी चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं। 92 न्यूज़ भी चाहता है कि मदद करे। यकीनी तौर पर हम अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। किस तरह से जो है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत चीज़ें कर सकते हैं, और अगर हम ऑन बोर्ड हों और मुखैर हज़रात हों तो कैसे काम हो सकता है? जफर साहब। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 92 को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जिसके अंदर जैसी मैंने बातें की हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, इसके मशरक़ और मगरब में चीन और ईरान, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस है वो इन दो ममालिक में है, और दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। और अल्लाह के फजल करम से अब तक हम जो है ना इस आफत से बहुत हद तक महफूज हैं। और पाकिस्तान जो है इसमें ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने जो इक़दाम उठाए हैं कोरोना को कम्बैट करने के लिए, और हमारी पूरी कौम ने जिस तरीके से इसमें शमूलियत अख्तियार की है और जिस तरह से मीडिया ने एक अवेयरनेस भी क्रिएट की है लोगों में, मैं कहता हूँ ये बहुत सुपर्ब है। और अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और इसी तरह एक जॉइंट हिकमत अमली के साथ और एक मुनासिब जो एक कार्रवाई है, एक हिकमत अमली है, उस पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कोरोना वायरस जो है ये इससे इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। हमें अपनी कौम के अंदर एतमाद बहाल करना है, उनमें खौफ व हिरास पैदा नहीं करना और उनको
ये भी बताना है कि ये बीमारी जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। यकीनन चाइना के अंदर तकरीबन 80 लाख अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पा लिया है और वो एक मिसाल है उनकी। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे पड़ोस में जो वाक़यात हुए हैं, हमें उनसे भी जो तजर्बात हैं उनसे भी फ़ायदा उठाना चाहिए, चीन से और ईरान से, और उनकी जो मेडिकल टीम्स हैं उनको हमें पाकिस्तान में मदऊ भी करना चाहिए और उनके तजर्बात से हमें इस्तिफ़ादा करके एक मुनासिब हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जिस किस्म के नुकसानात, माशी नुकसानात, मैं कहता हूँ कि इंसानी हलाकतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने माशी नुकसानात इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो है इसका बुनियादी मकसद जो है, अगर इसके अंदर कोई ईवल डिज़ायर शामिल है तो उसका मकसद यही है कि दुनिया को एक माशी बहरान से मुब्तला किया जाए। तो हमने इस माशी बहरान को भी अपने फोकस में रखना है और उसको टारगेट करके रखना है, ताकि ये दुनिया जो है ये इस तरह के माशी बहरान से विचार ना हो। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसकी इकॉनमी का साइज ही बहुत छोटा है, हमें बहुत ज़्यादा अपनी मईशत जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और उसके लिए भी हमें हिकमत अमली वज़ा करनी है। अगर हमने हर चीज़ बंद करनी शुरू कर दी तो ये जो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जब उनको खाने को नहीं मिलेगा, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो इसको चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा बहरान जो है, माशी बहरान जो है, हमारी इकॉनमी का साइज बहुत छोटा है, हमारी हुकूमत लोगों को इस तरह की रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल तो सही बात है। देखभाल कर समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, हुकूमत पे रिलाय नहीं करना। जी वेरी क्विकली डॉक्टर आदिल, वेरी क्विकली। यस जी, देखिए मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो मर्ज है कोविड-19 का, लोग उसको बहुत फ्लू से मिला रहे थे, मगर ये बात अब हमें पता चल गई है कि ये फ्लू से काफ़ी ज़्यादा अमवात इस कोविड-19 से होते हैं, कि ये कम से कम फ्लू से 10 टाइम इंक्रीज इसका डेथ रेट डेफिनेटली है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम इस वक्त एक्चुअली अप स्विंग पे हैं। ठीक है, अभी हम कुछ दिन पहले कुछ गिने चुने केसेस पे थे, आज केस का जो नंबर है आपको मालूम है कहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये अब ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। सही। हम ये जो कर रहे हैं, बात जो हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, और ये बात सही है कि इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट होगा, मगर अगर ये चीज़ें हम अभी नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग। और लॉन्ग टर्म जो है हमें उस वक्त फ़ायदे को देखना है, ना कि अभी हम अपनी जेबें भर लें, हम वो पैसे जमा कर लें, थोड़ा सा फ़ायदा देख लें, हमें ये नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल ज़फ़र साहब और डॉक्टर वसीम, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दी। जहाँ ये सब हमारे हीरोज़ हैं और जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आउटडोर्स काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, ये सब हमारे हीरोज़ हैं। और दूसरी तरफ ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में हीरो बनना चाहते हैं तो यकीन तौर पर, जैसे डॉक्टर आदिल ने कहा, ये मौका है, आप साथ दीजिए। जो मुखैर हजरात हैं वो हमें 92 न्यूज़ पे आप मास्क पहुंचा सकते हैं, सैनिटाइजर्स पहुंचा सकते हैं। हम उन इलाकों तक जाएंगे, हम उन लोगों तक जाएंगे और उन्हें मास्क और ये सारी चीज़ें फराहम करने की कोशिश करेंगे। और ये 92 नहीं, ये मैं और आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। जिसको जैसे समझ में आए बस लोगों की मदद कीजिए, एहतियात कीजिए, डरना मना है, डरिए मत, खौफ में मत आइए, इसका मुकाबला कीजिए। और आप वो कौम है जिसने बड़ी बड़ी मुसीबतों का, बड़ी बड़ी जो है चीज़ों का सामना किया है, तो ये बहुत छोटी चीज़ें, हम इससे भी निमट जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर रहे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।